नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और स्मार्ट क्लासेस वाले एग्जाम पर। तो दोस्तों, हम लोग अभी आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारे सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आइए देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो जो इन अध्यायों के मुख्य बिंदु हैं, 13 अध्याय, उनके बारे में ही जानेंगे यहाँ पर कि क्या क्या है और इनके मुख्य पॉइंट क्या क्या हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति, भारत की जो वास्तविक जीडीपी है, देखो आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बात कही गई है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो भारत की जो वास्तविक जीडीपी वित्त 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, तो 6.4% बढ़ने का अनुमान है। और 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी, तो ये थी 3.3%। और वित्त वर्ष 25 में निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि PFCE की वृद्धि दर कितनी रही है, ये है रही है 7.3%। वित्त वर्ष 2025 में निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि 7.3% रही है। और 2024 में अमेरिका की विकास दर क्या थी, तो ये थी 2.8%। और 2024 में यूरो जोन की विकास दर कितनी थी, ये थी 0.8%। और 2023 में वैश्विक वृद्धि दर क्या थी, जैसा कि IMF ने प्रक्षिप्त किया है। तो IMF के अनुसार 2023 में वैश्विक वृद्धि दर थी 3.2%। 2024 के लिए वैश्विक मुद्रास्फीति की स्थितियाँ कैसी थी, तो मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन सेवाओं की मुद्रास्फीति स्थिर रही है। 2024 में एशियाई देशों की स्थिति क्या थी, तो विशेष रूप से चीन के बारे में बात की जा रही है विशेष रूप से। तो 2024 में उपभोक्ता व्यय और निवेश में कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास। भारत में बैंक क्रेडिट की वार्षिक वृद्धि दर नवंबर 2024 के अंत में कितनी थी, तो ये थी 11.8%। और MSME को दी जाने वाली बैंक क्रेडिट की वार्षिक वृद्धि दर नवंबर 2024 में कितनी थी, तो ये थी 13%। और औद्योगिक कर्ज की वार्षिक वृद्धि दर नवंबर 2024 में कितनी थी, तो इसकी जो वास्तविक वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर है औद्योगिक कर्ज की, तो ये नवंबर 2024 में 4.4% थी। तो नवंबर 2024 में कृषि कर्ज की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, ये थी 5.1%। औद्योगिक कर्ज की वास्तविक जो वार्षिक दर थी वो 4.4% थी, यानी ब्याज की बात की जा रही है। और नवंबर 2024 में ही कृषि कर्ज की वार्षिक वृद्धि दर तो 5.1% थी, ये थोड़ा सा ज़्यादा था। भारत में बैंकों के कर्ज के GDP अनुपात का जो अंतर है वह क्या दर्शाता है, तो भारत में बैंकों के कर्ज के जो GDP अनुपात का अंतर है, तो भारतीय बैंकों का कर्ज के GDP अनुपात उच्चतर देशों की तुलना में कम है, यानी जो उच्चतर देश हैं तो भारत में उनसे कम है। RBI द्वारा कृषि के लिए बिना संपत्ति के कर्ज की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है, तो ये की गई है 1.6 लाख से बढ़कर 2 लाख। और 2024 में वैश्विक IPO में भारत की हिस्सेदारी क्या थी, तो ये थी 30%। तो बाह्य क्षेत्र, भारत के कुल निर्यात में इसमें जो है वस्तु और सेवाओं दोनों को जोड़ा गया है, में वित्त वर्ष 2025 में कितना रहा है, तो ये 6.2 बिलियन US डॉलर रहा है। सेवाओं और सामानों के निर्यात में वृद्धि दर कितनी थी जब पेट्रोलियम और आभूषण को बाहर रखा गया, तो ये वृद्धि दर थी 10.4%। कीमतें और मुद्रास्फीति के बारे में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे जानेंगे। भारत में वित्त वर्ष 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति का योगदान कितने प्रतिशत है, तो ये है 32.3%। और मुख्य मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2025 में कितनी गिरावट आई है, तो मुख्य मुद्रास्फीति में वर्ष 2025 में 0.9% अंक की गिरावट आई है। सब्जियों और दालों का CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में कुल योगदान क्या है, तो ये योगदान है 8.42%। वित्त वर्ष 2025 में प्याज, टमाटर और आलू को CPI बास्केट से बाहर निकालने पर औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर क्या होगी, तो ये होगी 6.5%। और किस मौसम में अधिकतर प्याज का उत्पादन होता है, तो रबी के मौसम में अधिकतर प्याज का उत्पादन होता है। तो घरेलू उपभोक्ता की तुलना में खाद्य उत्पादन का स्तर क्या है, तो घरेलू उपभोक्ता की तुलना में जो खाद्य उत्पादन है इसका स्तर है
खाद्य घरेलू उपभोक्ता की तुलना में अधिक है, या उत्पादन घरेलू उपभोक्ता की तुलना में अधिक है, यानी जो जो खाद्य उत्पादन है तो उत्पादन ज़्यादा है, घरेलू उपभोक्ता कम है, ये बात कही गई है यहाँ पे। और वित्त वर्ष 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, तो ये है सब्जियां और दलहन। और खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल का मुख्य कारण क्या है, तो खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल का मुख्य कारण है आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और मौसम की स्थिति, यानी कि जब आपूर्ति श्रृंखला जो है रुक जाती है या मौसम की स्थिति खराब हो जाती है तब खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल आता है। और मध्यम अवधि का परिदृश्य देखेंगे यहाँ पे, भारत का जीडीपी 2025 में लगभग कितना होने का अनुमान है, तो ये लगभग 6.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान है भारत की जीडीपी 2025 में। और 2023-24 में भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर क्या रही है, तो 2023-24 में भारत के जो औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर है ये 5% रही है। और भारत की विदेशी व्यापार वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितनी थी, तो 2024 में भारत की विदेशी व्यापार वृद्धि दर 12% थी। तो भारत में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, तो ये 8% रही है। और निवेश और अवसंरचना की बात की जा रही है यहाँ पे, भारत ने वित्त वर्ष 2025 के लिए विभिन्न क्षेत्रों का विकास लक्ष्य क्या है, तो देखते हैं क्या है। अलग अलग क्षेत्रों की बात की गई है 2025 में विकास लक्ष्य। पोर्ट में 76% है, शिपिंग में 69 या 69% है, और सिविल में 68 या 67% है, एविएशन में 54% है, रेलवे में 54% है, और पानी और स्वच्छता में 57% है। 2018 के 22 में कितनी वंदे भारत में ट्रेनें चलाई गई हैं, तो 68 वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई हैं 2018 के 22 के बीच में। और वित्त वर्ष 24 में कितने वंदे भारत कोच का निर्माण किया गया था, तो 672 यूनिट वंदे भारत कोच का निर्माण किया गया था। और भारत में NH यानी कि नेशनल हाईवे का निर्माण वित्त वर्ष 24 में कितना किलोमीटर हुआ है, तो ये 12,000 किलोमीटर हुआ है, जबकि इसका लक्ष्य जो है 6,215 किलोमीटर ही था। तो लगभग 2 गुना के ज़्यादा किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे का निर्माण हो चुका है 2024 में। और उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे हैं, तो उड़ान का नाम जो है उड़े देश का आम नागरिक, इसके अंतर्गत 619 हवाई अड्डे हैं। वित्त वर्ष 25 में कितने नए हवाई अड्डे बनाने की योजना है, तो वित्त वर्ष जो 2025 है इसमें 30 नए हवाई अड्डे बनाने की योजना है। और 2024 में उड़ान मार्गों की संख्या कितनी थी, तो 2024 में उड़ान मार्गों की संख्या 84 थी। और वित्त वर्ष 2025 में रेलवे द्वारा कितनी नई जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ की जाएंगी, तो इसमें 30 नई जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें जो है आरंभ की जाएंगी वित्त वर्ष 2025 में। अब उद्योग के बारे में जो बात कही गई है इसमें आपके इकोनॉमी सर्वे में, भारत के उद्योग क्षेत्र का वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित विकास दर क्या है, 6.2% है भारत के उद्योग क्षेत्र के में विकास दर का जो अनुमानित अनुपात है ये है अनुपातित दर, यह है 6.2%। तो भारत का वैश्विक विनिर्माण में हिस्सा कितना है, तो ये 2.8% है, यानी कि विश्व को में अगर 100% का विनिर्माण हो रहा है तो भारत में 2.8% का निर्माण हो रहा है। भारत के सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी है, तो ये 639 मिलियन टन है। भारत का कुल स्टील उत्पादन वित्त वर्ष 25 के पहले 6 महीने में कितनी वृद्धि दिखाता है, एक कच्चे स्टील में 3.3% और तैयार स्टील में 4.6% दिखाता है। और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का वित्त वर्ष 24 में घरेलू उत्पादन कितना था, तो ये 9.52 लाख करोड़ रुपए था। और भारतीय उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, तो भारतीय उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मझले उद्योगों में औपचारिकता और वृद्धि का समर्थन किया गया है। और भारत में औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास के लिए कौन से विभिन्न संघों की आवश्यकता है, तो इसमें जो संघ हैं ये सरकारी हैं और निजी क्षेत्र हैं, स्किलिंग इकोसिस्टम है और शैक्षणिक संस्थान हैं। सेवा क्षेत्र के बारे में देखते हैं इकोनॉमी सर्वे में क्या बात कही गई है। तो भारत के सेवा क्षेत्र का वित्त वर्ष 2025 में कुल GVA में कितना योगदान देने का अनुमान है, तो लगभग 55% है। और भारत का वैश्विक सेवाओं के निर्यात में रैंक क्या है, तो भारत 7वें स्थान पर है जिसकी हिस्सेदारी 4.3% है। और वित्त वर्ष
2014 में से वित्त वर्ष 2014 के वित्त वर्ष 2024 के बीच सेवाओं के क्षेत्र में औसत वार्षिक विकास दर कितनी रही है? तो ये 8.3% रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की सेवाओं के आयात की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये 13.9% थी। और भारत का सेवा क्षेत्र कुल रोजगार में कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो भारत का सेवा क्षेत्र कुल रोजगार में 30% का योगदान करता है, यानी कि जो सर्विस होती है वो उसमें पूरा योगदान 30% है। और वित्त वर्ष 2024 में भारत के आईटी या ITEF उद्योग की राजस्व वृद्धि कितनी थी? तो ये 3.8% थी। और सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं का फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 2023 में GVA में योगदान क्या था? तो ये 10.9% था। सेवाओं के निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यवसाय सेवाओं का योगदान कितना है? तो ये लगभग 70% है। और 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में अमेरिका का हिस्सा कितना है? तो जो वर्ष 2023 का वित्तीय वर्ष था, इसमें सेवाओं के निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 13% था। तो यानी पूरे विश्व मिला के 100% अगर सेवा का निर्यात कर रहे हैं तो अमेरिका उसमें 13% है अमेरिका का योगदान। और कृषि और खाद्य प्रबंधन, भारत का खाद्य अनाज, हो सकता है यहाँ पे अमेरिका हो या भारत हो, एक बार इसको देख लेना, आप लोग चेक कर लेना। भारत का खाद्य अनाज, कृषि और खाद्य प्रबंधन की बात हो रही है। तो भारत का खाद्य अनाज उत्पादन में वित्त वर्ष 2024 में कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 1647.05 लाख मीट्रिक टन। भारत का कुल कृषि उत्पादन में फल, सब्जियों और दालों का योगदान क्या है? तो इनका उत्पादन CAGR 2.1% की दर से बढ़ा है। और वित्त वर्ष 2024 में भारत ने कितनी टन फ्लोरिकल्चर उत्पादों का निर्यात किया है? तो वित्त वर्ष 2024 में भारत ने फ्लोरिकल्चर यानी कि फलों की खेती के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये 19,678 टन का निर्यात किया गया है। अब जलवायु और पर्यावरण के बारे में देखेंगे यहाँ पर इकोनॉमी सर्वे में, इसके बारे में क्या बात की गई है। तो हाल ही में भारत का जलवायु अनुकूलन व्यय वित्त वर्ष 2022 में GDP का कितना प्रतिशत था? तो ये 5.6% था। और भारत की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत कितना प्रतिशत है? तो ये 1/3 है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का 1/3 है। और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी कि लाइफ जो पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, लाइफ का मुख्य उद्देश्य है सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। और सामाजिक क्षेत्र के बारे में इकोनॉमी सर्वे में जो बात कही गई है उसके बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो भारत में 2030 तक प्रति वर्ष कितने गैर कृषि नौकरियों का उत्पादन किया जाना अनिवार्य है? तो यह है 78.5 लाख नौकरियां जो हैं उत्पादन का किया जाना अनिवार्य है। भारत में खेती के क्षेत्र में महिला श्रम बल की हिस्सेदारी 2017-18 के 2023-24 के बीच कितनी बढ़ी है? तो ये 57% थी पहले, तब 16.4% हो गई है। तो ये 7.4% की दर बढ़ी हुई है इन 2017-18 के 2024-25 के बीच में। और महिला श्रम भागीदारी दर जो है 2017-18 के में कितनी थी और 2023-24 में कितनी थी? तो कुल जो काम कर रहे हैं लोग, इसमें महिला श्रम भागीदारी 2017-18 में 23.3% थी, अब 2023-24 में 41.7% हो गई है। भारत की कुल जनसंख्या में 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग का प्रतिशत क्या है? तो ये लगभग 26% है। भारत की जो कुल जनसंख्या है, इसमें जो 10 से 24 वर्ष तक के लोग हैं, इनका जो प्रतिशत है 26% है। और कितने राज्यों ने 2017-18 के बाद श्रमिक जनसंख्या अनुपात में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 14 राज्यों में दर्ज की गई है। रोजगार और कुशल विकास, इसके बारे में देखते हैं क्या डिस्कशन किया गया है। तो PLFS 2023-24 के अनुसार कितने श्रमिकों ने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है? तो ये है 65.3% लोग हैं, इन्होंने कोई व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था। भारत की श्रम बाजार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितनी प्रतिशत रही है? तो ये रही है 3.2%। और आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत को 2023 तक कितने गैर कृषि नौकरियों की आवश्यकता है? तो ये है 78.5 लाख नौकरियां प्रति वर्ष, इतनी की आवश्यकता है 2030 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ये बात कही जा रही है। और 2017-18 के 2023-24 के बीच
आत्मनियोजन श्रमिकों का अनुपात कितना बढ़ा है। तो ये पहले 52.2% था, अब 58.4 हो गया है, यानी कि 4.2% बढ़ा हुआ है। तो भारत में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी दर को बढ़ाने के लिए क्या प्राथमिकता दी जा रही है। तो लक्षित कौशल विकास दर, इसको प्राथमिकता दी जा रही है महिलाओं के श्रमबल भागीदारी बढ़ाने के लिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में श्रम व्यवस्था, अब इसके बारे में इकोनॉमी सर्वे में जो बात कही गई है उसको जानेंगे। वर्ष 2021 से 2022 के बीच वैश्विक रूप से AI पेटेंट में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये 62.7% की वृद्धि हुई है। और वर्ष 2023 के अंत तक जनरेटिव AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक निवेश कितना बढ़ गया है। तो इसमें वैश्विक निवेश 7 गुना से अधिक बढ़ गया है। और सेवाओं और सामानों के निर्यात में वृद्धि दर कितनी थी जब पेट्रोलियम और आभूषण को बाहर रखा गया था। तो ये वृद्धि दर थी 10.4%। और वैश्विक व्यापार में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई है। तो ये सेवाओं के व्यापार में 7% की वृद्धि देखी गई है। तो साथियों, अभी हम लोगों ने 2024-25 का इकोनॉमी सर्वे था, इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ना, नोट को बना लेना। और कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।